यह कहानी है हमारे संघर्ष की, विश्वास की, परिवार को संभालने की, बच्चे को पढ़ाने की, छोटे से आशियाना को बिखरने से संभालने की। अभी हम अपने सपने को संजो ही रहे थे कि कोविड का दौर आ गया। कोविड की प्रथम लहर समाप्त होने ही वाली थी कि कोविड की दूसरी लहर आ गई। कोविड की दूसरी लहर आते ही सभी का वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, परंतु हमारी नौकरी चली गई। अभी हमारी नौकरी ढूंढ ही रहे थे कि हमारे को कैंसर डायग्नोस हो गया और अभी मैंने सर मुड़वाए थे कि मुझे ओले पड़ गए। यह कहानी हमारे बचपन से कैंसर की जंग की है। मैं संजय कुमार बिहार के अंग प्रदेश का रहने वाला हूँ। अंग प्रदेश का मतलब होता है जहाँ के राजा कर्ण थे, अर्थात मुंगेर। मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ। हमारी बचपन की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय HFC बरौनी में हुई है, जो कि बिहार की सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। मैं अपना बचपन की सारी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय HFC में बरौनी से की है। मैं पहले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उसी स्कूल से की है। उस समय केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने का मतलब होता था एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना। उसको भी मैंने जीता और वहाँ से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। पढ़ाई में भी मैं अव्वल था, पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल कूद में भी अव्वल था। मैं स्कूल लेवल पर काफ़ी प्रतियोगिता में भाग लेता था और मैं 3 बार बिहार के चैम्पियन भी रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी रहा हूँ और मैं स्टेट लेवल पे भी खेला है। स्पोर्ट्स में हमारी काफ़ी रुचि थी। मैं 100 मीटर, 200 मीटर, शॉर्ट पुट में खेला करता था। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सबकी अपनी एक अरमान होती है। उस अरमान को लेते हुए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं से की है। 12वीं की पढ़ाई के बाद मैं रामजस कॉलेज में अपना एडमिशन हिंदी विभाग में लिया और अपनी पढ़ाई यहाँ से प्रारंभ कर दी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, क्योंकि उस समय दिल्ली में रहना काफ़ी कठिन हो रहा था। मैंने अपना मकान किराए पे मुखर्जी नगर में लिया था। यह सन 1992 की बात है। सन 1992 में मुखर्जी नगर में रहना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। उस महंगाई को देखते हुए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था तथा हमारे घर से भी पैसे आते थे। दोनों मिलाकर हमारा जीवन यापन चलता था। उस समय दिल्ली में DTC बस के पास स्टूडेंट को फ्री मिलता था, जिससे कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था और बच्चों को पढ़ाता था। अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ाया करता था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद नौकरी की बारी आती है तो मैं सेल्स में एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड और MBD जो कि किताब की कंपनी है, दोनों जगह मैंने इंटरव्यू दिया। दोनों जगह हमारे सिलेक्शन हो गए। उसके बाद मैं एस चांद एंड कंपनी में ज्वाइन किया। एस चांद एंड कंपनी सबसे पुरानी कंपनी थी, जिसका श्यामलाल कॉलेज सहादरा भी है। मैं वहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में 5500 रुपये में अपनी नौकरी प्रारंभ की। मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से उस कंपनी में सेल्स मैनेजर तक का कार्य पूरा किया और 13 साल मैंने वहाँ अपनी नौकरी गुजारी। मैं 5500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की तनख्वाह वहाँ से प्राप्त की। जब नौकरी ठीक ठाक चलती है तो बच्चे को अगले पड़ाव में ले जाया जाता है। उसी प्रकार हमें भी अगले पड़ाव में ले जाया गया और हमारी शादी कर दी गई। शादी के बाद हमारे ऊपर धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे बच्चे आ गए, फिर खर्चे भी बढ़ गए। अभी मैं खर्चों को संभाल ही रहा था, अपने आशियाना को संभाल ही रहा था, अपने उड़ानों को भर ही रहा था कि कोविड ने दस्तक दे दी। अभी एक कोविड का दौर ख़त्म ही नहीं हुआ था कि दूसरे कोविड के दौर ने दस्तक दे दी। इसी बीच हमारी तनख्वाह 1/3 हो गई। 1/3 तनख्वाह में भी अपना गुजारा कर रहा था। इसी बीच नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद अभी मैं संभल ही पा रहा था कि हमें कैंसर डायग्नोस हो गया। अब कैंसर का इलाज कराना था और नौकरी भी चली गई थी। यह बहुत कठिन हो रहा था। कैंसर एक चुपकी मारी बीमारी है जो कि शरीर में आ जाती है तो उसे डायग्नोस होने में काफ़ी समय लगता है और अगर हो जाता है तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। उसी प्रकार हमें कमज़ोरी महसूस होता था। जब कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी हीमोग्लोबिन की जांच की। हीमोग्लोबिन की जांच जब की गई तो पता चला कि हमें हीमोग्लोबिन 6 और 7 है, जो कि 14-15 होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपिक और इंडोस्कोपिक की सलाह दी। इंडोस्कोपिक और कोलोनोस्कोपिक जब मैंने कराया तो उसमें कैंसर डायग्नोस हो गया। जब कैंसर डायग्नोस हो गया
तो अस्पताल ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको कैसी अच्छे कैंसर अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराना है। इन सब को देखते हुए जब मैं घर आया, घर में अपने नाते रिश्तेदार को बताया कि मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया है, तो उस दिन तो हमारे घर में खाना भी नहीं बना, रोने धोने की सिलसिले चलते रहे। अड़ोस पड़ोस के लोग आके सब समझाने लगे, उनको भी हुआ था, उनको भी हुआ था। एक तरफ तो मैं कैंसर के शब्दों से लड़ रहा था, दूसरी तरफ मैं अपने शरीर में फैले हुए कैंसर से लड़ रहा था, तीसरी तरफ मैं तो समाज में फैले हुए भ्रांतियों को समझ रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मुझे संजय दत्त का एक डायलॉग याद आ गया कि जब लाइफ में समय कम हो तो जीने का मज़ा दुगना हो जाता है। अब आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। यह सोचते हुए मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गया और वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराकर मैं सर्जन के पास गया। सर्जन को सारी रिपोर्टें दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बायोप्सी रिपोर्ट है उसको एक बार फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। अगर उस बायोप्सी को यहाँ कंफर्म कर देता है कि हाँ आपको कैंसर है तो फिर आपको पेट सीटी कराने की ज़रूरत होगी। तो मैंने फिर वहाँ पेट सीटी भी कराया। पेट सीटी कराने के बाद कैंसर डायग्नोस हो गया और पता चला कि सेकेंड एज का कैंसर है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटे कैंसर के इलाज में काफ़ी अधिक पैसे खर्च होते हैं, यदि आपके पास पैसा हो तभी आप यहाँ इलाज कराना, नहीं तो नहीं। अब मेरी नौकरी भी चली गई थी, पैसे का भी अभाव था, बच्चे अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस की भी समस्या थी। तब मैंने अपने पिताजी को पैसे की समस्या बताते हुए बताया कि मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया है और पैसे की आवश्यकता है। हमारे पिता भी एक फ़ौज से रिटायर्ड सैनिक हैं, वो 1974 में फ़ौज से रिटायर होके आए हैं। वह जो है 50 रुपये की तनख्वाह में फ़ौज ज्वाइन किए थे और 50 रुपये के पेंशन में रिटायर होके आ गए थे। अब उनकी उम्र 85 साल है। उन्होंने देखा एक तरफ हमारी बेटी की जान है और दूसरी तरफ पैसे की दिक्कत है। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति जो थी उन्होंने उसे बेच दी और बेचने के बाद उन्होंने मुझे पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि इलाज कराना है। हमारी पैतृक संपत्ति जो कि मार्केट रेट था उससे कम में ही मुझे बेचना पड़ा, क्योंकि लोगों को पता था कि इनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, इनको पैसे की आवश्यकता है, तो सभी लोग फ़ायदा उठाते हैं। उस हिसाब से लोगों ने भी हमारे साथ फ़ायदा उठाया और कम रेट पे ही मैंने अपनी संपत्ति को बेच दी। जब संपत्ति बेचकर हमारे पास पैसे आ गए तो मैं फिर सर्जन से जाके मिला। उन्होंने कहा कि बेटे 25 से 30 लाख रुपए का खर्च है। तो 30 लाख सुनते ही मेरी ज़मीन खिसक गई। मैंने उनसे पूछा कि सर 30 लाख रुपए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको रेडिएशन दिया जाएगा, फिर आपको कीमोथेरेपी चलेगी, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन करने के बाद फिर कोलोस्टोमी बैग लगाई जाएगी, फिर कोलोस्टोमी बैग का क्लोजर किया जाएगा। इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ समझाया और फिर बताया। फिर मैं दूसरे दिन जो है कीमोथेरेपी डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में बताया कि कीमोथेरेपी एक ड्रग्स है जो कि आपके शरीर में दिया जाएगा और ये 12 सर्किल होगा और एक सर्किल जो है वो 3 दिन का होगा। कम से कम 50,000 रुपये एक सर्किल में खर्च होंगे। 12 सर्किल चलेगा। कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट भी उन्होंने बताया और उन्होंने बताया भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, वो सब आप झेलने के लिए तैयार हो तभी बताना, तब मैं कीमोथेरेपी करूंगा। अदरवाइज़ कीमोथेरेपी अगर बीच में आप छोड़ देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट सुनकर ही मन में घबराहट होने लगी। फिर उन्होंने कहा बेटा आपको रेडिएशन भी कराना होगा, तो रेडिएशन वाले डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। फिर मैंने पर्ची कटाई, फिर मैं रेडिएशन वाले डॉक्टर के पास गया। उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई कि आपको 5 सीटिंग का रेडिएशन होगा और रेडिएशन से पहले आपकी जो है मुखौटा बनाया जाएगा और आपको टारगेटेड थेरेपी दी जाएगी। जिस पोर्शन पे कैंसर है उसी पोर्शन पर आपको रेडिएशन दिया जाएगा और इसमें कम से कम आपको 2 लाख रुपए खर्च आएंगे और खर्च के साथ साथ इसमें साइड इफ़ेक्ट भी होगा। साइड इफ़ेक्ट उन्होंने समझाया, उन्होंने साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपके बच्चे किस किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी फैमिली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था वो सब चीज़ ये क्यों पूछ रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि मैडम बच्चों से क्या लेना देना है, तो उन्होंने ये समझना चाह रहे थे कि आपका परिवार पूरा है या नहीं है, क्योंकि रेडिएशन देने के बाद आप जो है फिर से बाप नहीं बन सकते हैं। इन सब चीज़ की उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद अपना
पैसे का उन्होंने कहा कि आपको पैसे एक ही बार जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रेडिएशन स्टार्ट होगा। अब सबसे समस्या हो गई पैसे की, तो मेरे पास एक 5 लाख का इंश्योरेंस भी था जो कि मैं बहुत पहले कराया था और आज तक मैंने कभी उससे फ़ायदा नहीं लिया था। मैं उस इंश्योरेंस को 6,000 रुपये में कराया था जब मैं एस चांद एंड कंपनी में नौकरी कर रहा था। अब वो इंश्योरेंस का मैं 55,000 रुपया दिया करता था जो 5 लाख की वैल्यू थी। जब कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो इंश्योरेंस का भी सम एश्योर्ड अमाउंट बढ़ाया नहीं जाता है। उस हिसाब से हमारी कैंसर की फिर इलाज चालू हो गया। तो सबसे पहले मैं कैश के द्वारा ही अपना इलाज करा रहा था और धीरे धीरे इलाज के दौरान कीमोथेरेपी चलने लगी। 4 साइकिल की कीमोथेरेपी चली, 5 सीटिंग का रेडिएशन चला। उसके बाद फिर से पेट सीटी हुआ। पेट सीटी में पता चला कि अब आपका कैंसर की गांठ कम हो गई है तो मैं ऑपरेशन करूंगा। अब जब ऑपरेशन की बात आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 5,75,000 एट ए टाइम जमा कराना होगा। अब हमारे पास जो एटीएम था उस एटीएम की भी वैल्यू 25,000 रुपये थी, क्योंकि एटीएम से एक बार में आप 25,000 ही किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बैंक से संपर्क किया और अपनी एटीएम की जो लिमिट थी उसे बढ़ाई और उस हिसाब से मैंने अपना इलाज कराया। अब इलाज कराते कराते जो है पैसे समाप्त हो गए, तो मैं फिर इनके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया, उनसे बात की कि मैं इलाज करा रहा हूं और हमारे पास जितने पैसे थे अब पैसे ख़त्म हो गए, तो कोई और तरीका हो तो आप बताएं। फिर उन्होंने मुझे पीएम फंड की जानकारी दी, सीएम फंड की जानकारी दी और क्राउड फंडिंग की जानकारी दी। उन्होंने पीएम फंड के लिए मुझे कहा कि आपको हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनाना है और फिर आप अपने संसद के पास जाएंगे, उनसे आप कहेंगे, फिर वो लिख के देंगे प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए। फिर वहाँ से आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर में पैसे नहीं मिलेंगे, एक अनुशासन की तरफ से एक एस्टीमेट आ जाएगा कि इनका इलाज इतने रुपए तक करना है और वह बिल हम प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजेंगे और आपको देंगे। फिर मैंने वहाँ से एस्टीमेट बनवाकर हमारे माननीय सांसद महेश शर्मा जी के पास गया। उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया और उन्होंने मुझे पैसे दिलाने में काफ़ी मदद की। वहाँ से मुझे 3 लाख रुपए का सहायता राशि मिला और फिर मेरा इलाज चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद वो पैसे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अनुदान लेके आप अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आपको एस्टीमेट बनाना होगा और अपने एरिया के एमएलए के पास जाना होगा, फिर वो मुख्यमंत्री को लिखेंगे और वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। फिर मैं अपने माननीय विधायक पंकज जी के कार्यालय में गया, फिर उनसे मिला, उनसे अपनी समस्या बताई। फिर उन्होंने लिखकर माननीय योगी जी के पास लेटर दिया। फिर वहाँ से मुझे 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि आई और उस अनुदान राशि के अनुसार फिर हमारा इलाज चला। इसके इलाज में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, नए नए शब्द सुनने को मिलता है। मैंने कभी पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन शब्द सुने नहीं थे, उन सब सारे शब्दों को सुनना पड़ा। फिर मैं घर आकर गूगल में देखता था कि वह शब्द क्या होता है। अब गूगल में देखता था तो सभी अपने अपने ढंग से कीमोथेरेपी के बारे में बताते थे कि कीमोथेरेपी एक जहर होती है जो कि गुड सेल को भी मारता है, उसके साथ साथ बैड सेल को भी मारता है। उन सब डरावना बातों को मैं सुनकर काफ़ी घबरा जाता था, लेकिन अब करना क्या था, तो कैंसर से तो मुझे लड़ना ही था। अब मैं कैंसर से लड़ता रहा और अपना इलाज कराता रहा। तो कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों को होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो। अब जो है पीएम फंड, सीएम फंड और अपने पैसे जो थे वो और इंश्योरेंस के भी पैसे ख़त्म हो गए। इलाज कराने में पूरे 2 साल लगे। अब पैसे का फिर भी अभाव पड़ा हुआ ही था। तब मैंने जाकर यूट्यूब पर वीडियो देखा तो उसमें था कि क्राउड फंडिंग के द्वारा आप कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी देखता हूं कि क्राउड फंडिंग करूं। मैंने कम से कम 100 लोगों को मेल किया जो संस्थान कैंसर पीड़ित के लड़ने के लिए पैसे देते हैं, सबको मेल गया। तो कुछ का जवाब आया, कुछ का जवाब नहीं आया। कुछ कहते थे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर वाले को देता हूं, कुछ कहते थे मैं छोटे बच्चों को देता हूं, कुछ कहते थे मैं किसी और को देता हूं, कुछ कहते थे आपने पहले ही ले रखा है, अब आपको मैं नहीं दूंगा। इस हिसाब से कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं जगी। तो फिर कुछ दिन के बाद एक मेल आया, उसमें पता चला कि मुझे 30,000 रुपये दिए गए। फिर उस 30,000 रुपये से मैंने अपना इलाज कराया और 30,000 का बिल मैंने उनको भेजा। अब मैं ये कहता हूँ कि पैसे के अभाव में आप
हिम्मत ना हारें, आप कैंसर की जंग को लड़ें और आपको सहायता करने के लिए काफ़ी लोग आगे आएंगे। इस तरह से 2 साल में मैंने अपना इलाज कराया। अब मुझे लगा कि अब मैं धीरे धीरे ठीक हो गया हूँ और हमारे इलाज से समाप्त हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल तक आपको जो है 3-3 महीने पे फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल तक 6-6 महीने पे आना पड़ेगा। मैं 2 साल तक 3-3 महीने पे फॉलोअप के लिए गया। उस समय भी वो काफ़ी जांचें करवाते थे और उसमें भी पैसे की दिक्कत आती है। तो कैंसर एक इस तरह की बीमारी है कि पैसे का एनी टाइम अभाव रहता ही रहता है। फिर अब मुझे वो 6-6 महीने के बाद बुलाते हैं और मैं अपना इलाज 6-6 महीने पे कराने के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जाता हूँ। अब मैं धीरे धीरे ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाऊँ और मैंने भी अब मैं कैंसर से धीरे धीरे ठीक हो गया था और मुझे लगने लगा कि अब मैं कैंसर के जंग को जीत लिया हूँ। इस कैंसर के जंग को जीतने में हमारे नाते रिश्तेदार, माता पिता, डॉक्टर, हमारे सांसद, हमारे एमएलए सभी का काफ़ी सहयोग था। अब मुझे लगने लगा कि मैं लोगों की भी सहायता करूं। कैंसर के इलाज में जो दिक्कतें आती हैं, अब हमारे जनता को उस तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने अपना एक कैंसर चैनल बनाया जिसका नाम मैंने कैंसर वॉरियर रखा। उसमें मैंने लोगों को ये बताया कि पीएम फंड से कैसे पैसा लिया जाता है, सीएम फंड से कैसे पैसा लिया जाता है, क्राउड फंडिंग से कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद मैंने कीमोथेरेपी से डरना नहीं, रेडिएशन क्या होता है, पेट सीटी क्या होता है। क्योंकि जब मैं वीडियो देखता था तो अधिकतर फ़ॉरेन के लोगों का वीडियो होता था जो कि समझने में काफ़ी कठिनाई होती थी। तो मैंने सोचा कि अब जनता की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए समाज के लिए, क्योंकि अब हमारे पास नौकरी जाने के पास समय ही समय था। तो मैंने कहीं पर देखा था नेकी की दीवार, जहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े आकर रख जाते थे और ज़रूरतमंद वहाँ से कपड़े ले जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, किताब कंपनी से था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये चीज़ किताबों पर भी की जा सकती है। तो मैंने अपने RWA से बात की और अपने सेक्टर में एक कमरा लिया और लोगों को मोटिवेट किया कि जब आपके बच्चे पास कर जाते हैं तो जो भी किताब आप रद्दी के भाव 2 रुपये 2.5 रुपये किलो बेचते हैं, तो आप 6 से 12 तक की किताबें आप मुझे दें और मैं किताब को इकट्ठा करूँगा और लोगों को दूँगा जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे काफ़ी लोग किताब डोनेट करने लगे। मैं सबको इकट्ठा करता था, फिर उनका नंबरिंग करता था और जो बच्चे की आवश्यकता होती थी उन्हें देता था। धीरे धीरे लोगों को ये काफ़ी पसंद आया और किसी ने टेबल, किसी ने अलमारी, किसी ने चेयर, किसी ने एसी, किसी ने इन्वर्टर, सारे चीज़ दे दिए और अब वह जो लाइब्रेरी है फुल फ्लेज में चलता है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने टीचर को भी आह्वान करूं। जो हमारे सेक्टर में टीचर्स था उनको मैंने टीचर्स डे पे बुलाया और उनसे कहा कि जब आपके पास कोई समय हो तो आप उन्हें भी दें और हमारे बच्चों को समय जब आपके पास हो तो पढ़ाएं। इस हिसाब से ये लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी से तरक्की कर रहा है और हमारे चैनल भी ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से मैंने कैंसर के जंग को जीता है। आप भी जीतिए और डरिए नहीं, कैंसर से लड़िए और कैंसर के जंग को जीतिए। धन्यवाद।